हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी बायोटेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। आज हमारी 6th क्लास है। आपको कैसी लग रही है क्लासेस, आप बताइएगा। कोई अगर करेक्शन चाहिए, आपको कोई थोड़ा चेंजमेंट चाहिए, वो भी आप बताइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या कर लिया अभी तक। कल की क्लास में हमने किया था माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के बारे में कि 3 पेरेंट बेबी कैसे बनता है, उसका पढ़ लिया था। एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होता है वो पढ़ लिया था। जेनेटिकल मॉस्किटो कैसे बनते हैं मॉडिफाई करके जीन्स में, वो पढ़ लिया था, यानी जीएमएम पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि ह्यूमन के जो जीनोम के पहले हमने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में कि जीनोम है हमारे जीन का सेट है। क्या है? जीनोम है हमारे जीन्स का सेट है। जीन्स का सेट हो गया हमारे। तो हमारे कितने जीन्स हैं? हमारे 20,000 से 25,000 के समथिंग जीन हैं। कभी कभी डाटा ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए आप उससे ना कंपैरिजन करिए कितना जीन है। पर हमारे जो जितने भी जीन है 46 क्रोमोजोम पर, इस पे 46 क्रोमोजोम पे हमारे जितने भी जीन है उन पे हमारे क्या की गई थी, रिसर्च की गई थी। उसको क्या नाम दिए गए? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये सारे जीन्स का क्या फंक्शन है, क्या कौन सा प्रोटीन वो सिंथेसाइज करते हैं, इस पे क्या किया था भाई, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? हमारे आर्टिकुलेट तो कब हुआ था? 1988 में हमारे ये हुआ था आर्टिकुलेट, यानी इसका प्रावधान लाया गया था कि हाँ इस टाइम इसके बारे में सोचा गया। आगे इसके इसमें 1990 में इसको क्या किया, स्टार्ट किया गया था। और 2003 में इसको क्या किया गया था, कंप्लीट किया था। किसने स्टार्ट किया था? हमारे यूएसए के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। हमारे यूएसए नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ने इस हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, हमारे जितने भी जीन हैं, जितने भी जीनों में उनके बारे में उनके मैप बनाया गया, उनके बारे में पढ़ा गया, उनके फंक्शन को क्या किया, डिफाइन किया गया। ठीक है, तो इसमें गोल वाज द कंप्लीट द मैपिंग ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीनोम। जितने भी आपके जीनोम है या जीन्स है उनके सारे फंक्शन के बारे में, उनके मैपिंग के बारे में किसमें बात की गई थी? हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चला था। कम से कम इसमें 13-14 साल के समथिंग इसमें टाइम लग गया था इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। क्योंकि हमारे ह्यूमंस के इतने जीनोम्स है, जीनोम भी इतने, उनमें जीन्स भी हमारे बहुत ज़्यादा है ना, तो उनका पूरे का हमारे एनालाइज करने में क्या लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसमें हमारे कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में स्टार्ट हो गया, 2003 में इसको कंप्लीट कर दिया। इसने सारे भी जितना भी आपके ह्यूमन के जो जीन्स है उसको क्या कर दिया, कोड कर लिया। इसने क्या किया, जितने भी आपके ह्यूमंस के जीन्स हैं उनको क्या करें, उनकी सिक्वेंसी का पता लगाया और उसकी क्या करी, कोडिंग करी और मैपिंग करी। क्या किया इन्होंने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने सारा वो इंटायर ह्यूमन का जीनोम है उसमें सीक्वेंस को उसको डिफाइन किया गया और उसके सारे जीन्स की क्या की गई, मैपिंग करी गई। इससे क्या पता लगा गया भाई हमारे जीन्स का नेचर कैसा है, कैसे हमारे उसमें एक टाइप से आपको ब्लूप्रिंट आ गया। किसका? आपके भाई आपके जेनेटिक मटेरियल का आपके पास क्या आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया। कैसे अगर इसमें जीन में कोई चेंजमेंट हो गया तो कैसे डिजीज हो सकती है, कैसे आपके क्रोमोसोम डिजीज हो सकती है, कैसे आपके जीन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। तो बहुत सारी वो हमारे इसमें म्यूटेशन भी कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को हम इजीली क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसीलिए आपको किस पे स्टडी की गई थी, आपके सारे जो जीन्स है उन पर स्टडी की गई थी कि किस क्रोमोसोम में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ इन्वायरमेंट की वजह से या म्यूटेशंस की वजह से, तो हमारे क्या उसमें चेंज आएगा और क्या डिजीज हो सकती है, उसका सारा पता लगाया गया था हमारे एचजीपी में। किसमें? एचजीपी में सब कुछ पता लगाया था गया था कि क्या डिजीज हो सकती है, हमारे जीन्स का नेचर क्या है, क्या वो हमारे किस इन्वायरमेंट में कौन सा जीन ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, किस इन्वायरमेंट में कौन सा जीन हमारा सप्रेस हो जाता है, इन चीज़ों का हमारे एचजीपी में पता लगाया गया था। ठीक है, बेनिफिट्स क्या मिला भाई, ये बेटर अंडरस्टैंड डिजीज के बारे में। मेन तो डिजीज का ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिजीज हो रही है, हमारी जेनेटिकल डिजीज हो रही है। वो जो हमारे पैथोजेनिक डिजीज है, जो कोई भी पैथोजन आता है आपके डिजीज कोज करता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीन्स के साथ क्या करता है, अपने आप को आर्टिकुलेट कर लेता है। जैसे आप देखेंगे हमारा एचआईवी का वायरस है, एचआईवी का वायरस देखेंगे ना आप, क्या है भाई, हमारे ह्यूमन इम्यूनो वायरस है इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमारे न्यूक्लियस के पास जाता है और क्या कर लेता है भाई, अपनी ये कॉपी बनाना स्टार्ट कर लेता है, अपने आरएनए को किस में कन्वर्ट कर लेता है, ये डीएनए को। तो इससे इससे बचने के लिए भी हमें पता तो होना चाहिए ना कि जीन में क्या सीक्वेंस हो सकता है, ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम उसको सप्रेस कर दें और उसकी ग्रोथ ना हो सके और हम एड्स के इन्फेक्शन से बच सकें। तो ये सारे बेनिफिट किससे मिल रहे हैं भाई, आपको एचजीपी से मिल रहे हैं। और मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया गया भाई देयर इफेक्ट, कि हमारे थोड़ा बहुत हमें पता है कि जैसे हमें
जो हमारे करेक्टर्स आते हैं किससे आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं। तो कुछ अब जैसे आईज का कलर हो गया, आपका हेयर कलर हो गया है, आपकी हाइट हो गया, आपके पेरेंट्स से आते हैं। तो इनका किस कंडीशन में ये अपने ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकते हैं, वो भी हमारे प्रोजेक्ट से पता लगाया गया। और फोरेंसिक अप्लाइड में तो इसको यूज़ ही कर रहे हैं, जैसे आजकल बन रहे हैं आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका अगर आपके जीन का सीक्वेंस है तो आप अच्छे कौन कौन से अच्छे करेक्टर आप अपने पेरेंट्स से लेके मतलब क्या करवा सकते हैं, आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार अपने क्या कर सकते हैं, एक बेबी आप बोर्न करवा सकते हैं। तो किसके थ्रू मिल आपको पॉसिबल है, वो आपके HGP के थ्रू पॉसिबल हो गया है। तो ये तो हमारे किसके बारे में हो गया भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो हमारे वर्ल्ड वाइड पे USA ने स्टार्ट किया था। ऐसे भाई इसके बेस पे हमारे इंडिया ने भी तो स्टार्ट किया ना। तो इंडिया ने हमारे क्या स्टार्ट किया, इंडिया ने भी हमारे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, GIP हमारे स्टार्ट किया किसने, इंडिया ने। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया था कि बायोसाइंस मिशन। कौन सा मिशन आपके, बायोसाइंस मिशन फॉर प्रिसीजन हेल्थ एंड ऑप्टिमल वेलबींग, कि जो आपकी 100% आपकी हेल्थ का पता लगाया जा सके और एक अच्छी हमारी लाइफ स्पान जिसके उसके इसका नाम दिया गया था हमारे किसका है, GIP का, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या स्टडी करी थी, आपको पता है कि ह्यूमन हमारा जो इंडिया है उसमें कितनी ह्यूमंस की वैरायटी है। पहले तो ये देखिए कि अलग अलग टाइप, एक एरिया में आप देख सकते हैं कितने हमारे कितने लोगों लाइफ स्टाइल अलग है, लैंग्वेज अलग है, हर डाइवर्सिटी अलग अलग, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको इंडिया में मिलती है ना। इंडिया में क्या मिलती है आपको, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो इतनी डाइवर्सिटी का क्या पता लगाने के लिए भाई इनका लाइफ स्पान कैसा हो सकता है, और उनके इन्वायरमेंट और इनके जीन्स उस पर क्या इफेक्ट करते हैं। हम देखिए, आप देख सकते हैं साउथ के लोग कलर में आप देख सकते हैं थोड़े ब्लैक होते हैं, नॉर्थ इंडिया के देखेंगे आप थोड़े वाइट होते हैं। तो उस चीज़ की इन्वायरमेंट उनके जीन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि उनकी डाइवर्सिटी में इतना चेंजमेंट क्यों आ रहा है। तो वो इंडिया के लोग, पर हमारा फिर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग मिलेगी आपको है, फिर आपके साउथ में अलग मिलेगी, नॉर्थ में अलग मिलेगी। तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है इन्वायरमेंट से कैसे इफेक्ट हो रहा है आपके जीन, उसका पता लगाने के लिए हमारे इंडिया ने क्या लेके आए थे इंडिया में, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लेके आए थे। ठीक है, कि इसके नोडल पॉइंट क्या भाई, इसका कौन सा हमारे IISCS सेंटर फॉर ब्रेन और रिसर्च, इसमें क्या किया था, इसमें 7 में इन्वॉल्व था हमारे। और कौन से इन्वॉल्व थे हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये तो होगी भाई क्योंकि इसके बिना तो परमिशन ही नहीं मिलेगी ना इनको। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर थी इसमें। फिर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा था डिपार्टमेंट आपका, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें इंक्लूड था। इसमें क्या किया गया भाई, 10,000 लोगों का जो सैंपल था पूरे इंडिया से लिया गया, फिर उसके बेस पे हमारे क्या किया था, उसे जो आपका सैंपल लिया गया था उस पर फिर स्टडी की गई थी। फिर जो हमारे क्या बनाया गया था कि उसमें रीजन बताए गए थे, हाँ जीन में किस बेस पे चेंजमेंट हो रहा है, क्या एनवायरमेंट फैक्टर है, क्या अदर फैक्टर है वो हमारे जीन में चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टडी की गई थी किसके थ्रू, आपके जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू। चलिए जी, हमारे हो गया किसके बारे में, जीनोम इंडिया प्रोडक्ट किस प्रोजेक्ट किसके बेस पे था भाई हमारे। अब आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो ये से लेके आया था, वैसे हमारे इंडिया वाले लेके आए थे। अब हम देखते हैं भाई द कैंसर जीनोम एटलस, जैसे आपकी ज्योग्राफी की एटलस होती है, वैसे हमारे भाई कैंसर के लिए भी एक क्या बनाई गई थी, एटलस बनाई गई थी, उसका नाम दिया गया कैंसर जीनोम एटलस। इसमें क्या किया गया था भाई हमारे, और काफ़ी सारी बड़ी पॉपुलेशन में तो 20,000 के समथिंग क्या लिए गए थे, प्राइमरी कैंसर के सैंपल लिए गए थे, उससे पता लगाया गया था कितने टाइप की कैंसर का, 33 टाइप के कैंसर का, कितनी टाइप के कैंसर का 33 टाइप के कैंसर का पता लगाया गया था हमारे 20,000 जो आपके क्या थे, प्राइमरी कैंसर के जो सैंपल लिए थे, फिर उनको मैच करवाया गया। उसमें कितने टाइप के कैंसर हो सकते हैं आपके, 33 टाइप के कैंसर हो सकते हैं। जैसे आप देखते ब्लड कैंसर हो गए आपके, है यूरिनरी ब्लड कैंसर हो गए आपके, ब्रेस्ट कैंसर हो गए, ऐसी हमारी 33 की टाइप के कैंसर का पता लगाया गया था। इसमें कौन इन्वॉल्व थी भाई, आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड। ये तो हमारे कब हुआ था, आया तो हमारे 2006 में से, दोबारा इसका इनोग्रेशन किया गया हमारे किसका भाई, कैंसर जीनोम एटलस का 2020 में इसकी एक कॉन्फ्रेंस हमारे न्यू दिल्ली में दोबारा रखी गई थी। ये तो कब आया था, 2006 में इस पे क्या किया गया था, पहला रिसर्च मतलब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरी कब हुई थी आपके 2020 में हुई। तो इसमें अब देखते हैं कि भाई हमारे इंडिया कैंसर जीनोम एटलस, इसको ICGA इसका नाम रखा गया। इसका क्या भाई ओपन सोर्स है, डेटाबेस ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोफाइल ऑफ ऑल कैंसर प्रिवलेंस इन इंडिया पॉपुलेशन, कि कैसी हमारे कितने टाइप के हमारे डिजीज हो सकती है कैंसर वाली, किस कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं, उसका सारा डेटा आपके इसमें इंक्लूड किया गया, आपके इसमें ICGA में यानी इंडियन कैंसर जीनोम एटलस में इसको इंक्लूड किया गया। चलिए ये तो हमारे किसके बारे में हो गया भैया, आपके
आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिया, इंडिया का भाई इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ लिया, और आपने कैंसर जीनोम एटलस का पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्लोनिंग क्या होती है भैया। क्लोनिंग क्या है भाई, हमारे आपको क्या करना है, एक जैसे कॉपी बनवानी है आइडेंटिकल प्लांट की, चाहे वो नेचुरली बनाए या आर्टिफिशियल बनाए, यानी एक ही जैसे आपको कॉपी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम क्लोनिंग बोलते हैं। तो क्या भाई, प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल विद आइडेंटिकल एंड वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए आइदर नेचुरली या आर्टिफिशियल, ये एग्जैक्ट कॉपी डीएनए भी उसका क्या सेम हो, वैसे आपको कॉपी करनी है, वो क्या कहलाता है, आपका क्लोनिंग कहलाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ किस में किया जाता है, प्लांट्स में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। क्लोनिंग का यूज़ ज़्यादा किस में किया जाता है, आपके प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखेंगे, आपको वीट प्लांट को क्या करना है, ग्रो करवाना है, तो आप चाहते हैं कि सारी फसल आपकी, पूरा एग्रीकल्चर जो फील्ड है आपका, उसमें एक जैसी फसल हो, तो आप क्या चाहेंगे, एक ही जैसा प्लांट उगाएंगे ना, तो उसके लिए आपको कौन सी टेक्निक लगानी पड़ेगी, आपको क्लोनिंग का आपका यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड है गेहूं का या आपके बोले वीट का, वहाँ पे एक जैसी आपको वेराइटी मिलेगी, जिससे आपके क्या होगा, यील्ड भी अच्छी होगी और आपको इनकम सोर्स भी अच्छे हो सकते हैं, इसलिए क्लोनिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका ज़्यादा किस में यूज़ हो रहा है, आपके हमारे क्लोनिंग का क्रॉप्स में ज़्यादा यूज़ होता है। लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो खुद ही जो क्लोन रिप्रोडक्शन करते हैं, एक टाइप से बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट उनकी कॉपी आती है, तो वो तो अपनी कॉपी करवा ही लेते हैं। ह्यूमंस को एग्जैक्ट कॉपी की जरूरत नहीं होती, अपने आप उनमें चेंजमेंट आता है, तो क्लोनिंग ह्यूमंस में इसलिए नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप देखते हैं। जीएम की फुल फॉर्म में क्या है, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने जेनेटिकल मॉडिफाइड मॉस्किटो पढ़े थे। पहले क्या पढ़ा था आपने पिछले वाली क्लास में, जेनेटिकल मॉडिफाइड मॉस्किटो पढ़ा। आज आप क्या पढ़ेंगे, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ेंगे, कि थोड़ा सा जीन में चेंजमेंट कर देते हैं हम कोई भी क्रॉप की। जैसे आपके हमने ज़्यादातर किसका पढ़ते हैं, कॉटन का पढ़ते हैं, बीटी कॉटन में आपने उसमें थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर दिया, तो क्या हो सकता है, उससे आपकी क्रॉप अच्छी हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी है, और रजिस्ट्रेटिव हो जाएगी, किसके भाई, इंसेक्ट के थ्रू हो जाएगी, इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं यहाँ पे, उसके थ्रू क्या हो जाएंगे, रजिस्ट्रेट हो जाएगी आपकी कौन भाई, क्रॉप। तो आप इससे क्या होगा भाई, आप मेन तो आपका हमारा मकसद क्या होता है क्रॉप उगाने का, कि एक तो क्वालिटी अच्छी मिले, दूसरी क्वांटिटी अच्छी मिले, दोनों रीजन चाहिए होते हैं ना भाई, इसलिए हम क्या करते हैं भाई, हम जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो क्रॉप, ट्रेडिशनल क्रॉप जो पहले यूज होती थी उसकी जगह। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, हम जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स में क्या, जेनेटिकल इंजीनियर के थ्रू हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कोई भी एलियन जीन एलियन क्या होता है, बाहर से हम कोई भी जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमें हमारी इच्छा अनुसार उसमें करेक्टर डालने हैं, उसके अनुसार हम क्या करें, वो जीन को हम डालेंगे जिस भी प्लांट में, चाहिए वो आपका किसका हो, कॉटन का हो, ब्रिंजल का हो, आपका मेज का हो, जो जिसमें आप चाहते हैं चेंजमेंट हो। जितना बोलना ईजी है उतना ही करना तो ईजी नहीं है, क्योंकि सारा हमारे क्या भाई टेक्निकल चीज़ें इसमें यूज़ होगी, उसके बिना हो ही नहीं होगा, और टेक्निकल भी होगी और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी तो इसमें यूज़ हो रहा है, इसलिए तो किसका पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हुआ ना। तो इसमें हमारा डिजायर करेक्टर क्या करेंगे, हम डालेंगे किसमें भाई, जो भी क्रॉप में आपको चेंजमेंट चाहिए उस क्रॉप में। ठीक है, तो एलियन कुड भी कहाँ से हो सकते हैं भाई, जो आप एलियन स्पीसी लेके आ रहे हैं, वो जीन लेके आ रहे हैं, कहाँ से हो सकते हैं वो आपके जीन, वो प्लांट का हो सकता है, आपके एनिमल का हो सकता है, या फिर कोई भी बैक्टीरिया, इवन आपके जो सोयल बैक्टीरिया है, जैसे एग्रो बैक्टीरिया हो गया आपके, एग्रो बैक्टीरिया ट्यूमनीफेरम आपका बैक्टीरिया हो गया, अच्छा बैक्टीरिया होता है, सोयल में क्या करता है, ग्रोथ करवाने में, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू सोयल में नाइट्रोजन की क्या होती है, बनाए रखता है हमारे। ऐसे एनाबिनो हो गया, वो बैक्टीरिया, कोई से भी बैक्टीरिया जो आपके क्या करे, आपके डिजीज कोज ना करे, कहीं ना कहीं प्लांट को बेनिफिट डाले, और वो बेनिफिट डाले जो हमें उस प्लांट में क्या करना है, इम्प्लांट करना है। ठीक है, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं भाई, हमारे एलियन जीन के लिए हम एनिमल का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, कोई बैक्टीरिया का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम क्यों हम ये जेनेटिकल मॉडिफाई के प्रो बना रहे हैं, पहला तो भाई हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कि हमें क्वांटिटी अच्छी मिले, यानी यील्ड हमें क्या मिले, ज़्यादा मिले। दूसरा हमें क्वालिटी अच्छी मिले, ये हमारी क्वांटिटी होगी। दूसरी क्वालिटी यानी न्यूट्रिशन कंटेंट अच्छा उसमें है। फिर हमारे उसमें डेवलपिंग रेजिस्टेंस हो, किससे हो सकते हैं भाई, हमारे बैक्टीरिया से हो सकते हैं, इंसेक्ट से हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर आपके इंसेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, या अदर स्पीसीज हो जाएगी, हमारे प्लांट्स की भी हो सकते हैं, एनिमल्स की हो सकती है, जो उसको क्या कर सके भाई, हमारे प्लांट जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाए, उनसे क्या करें, हम उसको रेजिस्टिव बना सके। सबसे तो नहीं बनाया जा सकता, पर जितना हो सके बनाया जा सके, ताकि आपकी ग्रोथ क्या हो, अच्छी हो सके। फिर आता है एबायोटिक फैक्टर, आप देखते हैं आप जो जीवित नहीं होते, जैसे आपके टेम्परेचर हो गया, आपकी सैलिनिटी हो गई, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो गए, या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर हो गया आपके हैं,
सोइल का नेचर हो गया, ये हमारे एबायोटिक फैक्टर। इनके प्रति क्या हो भाई, आपके रेजिस्टेंट हो कौन भाई, आपके जो आप क्रॉप बना रहे हैं वो, इसलिए आप क्या बना रहे हैं भाई, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं कि हर एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके, जैसा आप चाह रहे हो उससे वैसा आपको कंटेंट, न्यूट्रिशन वैल्यू का कंटेंट मिले या यील्ड का कंटेंट आपको उसमें इजीली मिल सके। तो इसलिए आप क्या बना रहे हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हैं। आप जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में भाई बन रही है, और इंडिया में एक ही अभी ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपको कॉटन का जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वही। तो आपने जो जेनेटिकल मॉडिफाइड बीटी कॉटन की जो बनाई थी, जो इसमें क्या भाई, आपका जो सोयल बैक्टीरिया बेसिलस जेनेसिस आपका जो बैक्टीरिया था, जिसको बीटी टॉक्सिक बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या करते हैं, टॉक्सिक रिलीज करता है, जो क्या करता है भाई, जो पिंक पेस्ट होती है हमारे किस में भाई, हमारे कॉटन में पिंक वुलवॉर्म, उसको क्या करता है भाई, मार देता है। तो क्या करता है भाई, ये टॉक्सिक रिलीज करता है हमारे कौन भाई, बीटी जो बैक्टीरिया है, ये क्या भाई, बैक्टीरिया है, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि आपको ये जो बेसिलस वर्ड है ना, किस लिए यूज होता है, बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। तो हमारे बैक्टीरिया है, क्या करता है भाई, हमारे टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ये पिंक वुलवॉर्म होता है, मर जाता है, और आपके जो कॉटन है वो अच्छे से क्या कर पाती है, कॉटन का प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है, ठीक है। फिर हम ऐसे हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कॉटन भी बनाई थी, कौन सी बनाई थी, वो तो बीटी कॉटन हो गई, पिंक वॉर्म, इससे पिंक वुलवॉर्म से रेजिस्टेंट बनाया था आपने बीटी कॉटन को। अरे हमारे जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कॉटन जो आपने बनाई थी, इसमें क्या किया भाई, आपने एक एक्स्ट्रा जीन इंसर्ट किया, जो हमारे हमारे सोयल बैक्टीरिया से आपने लिया गया था, जो आपके कौन से जीन से रेजिस्टेंस बनाया गया, आपके हर्बिसाइड ग्लाइकोफॉस्फेट, किसके रेजिस्टेंट बनाया गया आपने, जो आपके हर्बिसाइड रेजिस्टेंट यानी HT बीटी कॉटन है, वो आपने किसके रेजिस्टेंस के लिए बनाई गई थी, आपने हर्बिसाइड ग्लाइकोसेट। और जो बीटी कॉटन किसके अगेंस्ट बनाई थी आपने, पिंक वुलवॉर्म के अगेंस्ट बनाई गई थी। इसमें क्या यूज किया था आपने, बीटी बैक्टीरिया का। और इसमें आपने क्या किया था भाई, हमारे इसमें आपने बैक्टीरिया का यूज किया, सोयल बैक्टीरिया, किसके अगेंस्ट यूज किया, हर्बिसाइड ग्लाइकोफॉस्फेट का के अगेंस्ट इसमें आपने बैक्टीरिया का यूज किया, ठीक है। ये तो हमारे दो वेराइटी किसकी होगी, कॉटन की। ऐसे आपके ब्रिंजल और के लिए भी आपने एक वैरायटी बनाई है, जो आपके किसके रेजिस्टेंट हो गए, आपके फ्रूट या शूट बोरर होते हैं ना, जो आपके फ्रूट्स को खाए, शूट को खाए, उसके अगेंस्ट आपने क्या किया था भाई, हमारे बेटी ब्रिंजल की आपने क्या बनाई थी, आपने इसकी वैरायटी बनाई थी, क्या बनाई थी आपने, वैरायटी बीटी ब्रिंजल की वैरायटी बना ली आपने, 3 वैरायटी बन गई, बीटी कॉटन की, HT बीटी हो गई आपकी कॉटन की, और बीटी ब्रिंजल की हो गई। ऐसे आपने मस्टर्ड की बनाई, कौन सी भाई, DMH11 मस्टर्ड, कौन से, DMH11 मस्टर्ड। आपने इसमें क्या किया गया, आपने क्रॉस पोलिनेशन अलाउ किया गया था। इसमें क्या होता है, होता तो सेल्फ पोलिनेशन हमारे जो मस्टर्ड की फसल है, पर आपने इसमें क्या अलाउ किया, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है भाई, पहले सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, उससे पहले पोलिनेशन क्या होता है वो देखिए। पोलिनेशन क्या होता है भाई, हमारे दिख ही नहीं रहे यहाँ तो आपको ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिए जी यहाँ पे पोलिनेशन क्या होता है पहले ये देखते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, मेल गैमेट्स स्पर्म होता है, हमारे फीमेल गैमेट्स क्या होता है, वर्म होता है। तो दोनों कंबाइन होते हैं, तो क्या करते हैं भाई, हमारे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वैसे हमारे पोलिनेशन प्लांट्स में क्या होता है, एंथर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके पास होता है भाई, हमारे पोलन ग्रेन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मेल गैमेट होता है। इसमें पोलन ग्रेन में क्या होता है भाई, आपका मेल गैमेट होता है, इसका भाई प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। तो मेल पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफर करना, इसमें स्टिग्मा पे ट्रांसफर करना, स्टिग्मा किसका पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, वहां पे ट्रांसफर करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपके पोलिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। यानी पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। तो ये कैसे हो सकता है, एक फ्लावर में हो सकता है ये, तो वो तो हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, या दूसरे फ्लावर का किसी दूसरे फ्लावर में होना क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें क्या किया गया था, जो मस्टर प्लांट होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है, कि अपने ही जो उसके एंथर है, स्टिग्मा है, वो अपने में क्या करे, वो क्रॉस करवा लेता है अपने। एक होगा हमारे मस्टर्ड का प्लांट है ना, तो उसके जो फ्लावर होगा ना, ये जो यहाँ वाला फ्लावर है, तो ये इसी फ्लावर की क्या कर लेगा, अपने आप सेल्फ पोलिनेशन करवाता है। और इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया, ऐसे क्रॉस पोलिनेशन वाला, ये जो प्लांट का एक फ्लावर है, दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, हम पोलिनेट करवा सकते हैं। किसके थ्रू हो सकता है, ये आपके विंड के थ्रू हो सकता है, कोई इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है,
ठीक है, या वोटर है तो वोटर के थ्रू हो सकता है। तो ये वाला हमारे क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया, किसमें भाई, हमारे DMH11 मस्टर्ड की जो वेराइटी बनाई थी आपने उसमें, इसमें DMH11 मस्टर्ड की वेराइटी में आपने क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या किया था आपने, बनाया था। क्यों, ताकि इसमें क्या हो भाई, हमारे अगर सेल्फ सेल्फ पोलिनेट आपका प्लांट नहीं हो पा रहा है तो कैसे हो जाएगा भाई, आपके क्रॉस पोलिनेशन से हो जाएगा और आपके यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन तो रीजन आपके यील्ड प्रोडक्शन का ही हो गया ना, दूसरा न्यूट्रिशन वाला हो जाता है। चलिए, जब ऐसे हमारे भाई जेनेटिकल मॉडिफाइड आपने मेज बना रखी है, और क्या बना रखा है, कैनोला बना रखा है आपने, सोयाबीन बना रखा है, बहुत सारे आपको जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप क्या है आपके अवेलेबल है। पर आप ज़्यादातर किसका एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बीटी कॉटन का ही ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभार ब्रिंजल का पूछ लेता है, वो ज़्यादातर दो का ही पूछा जाता है, पर आपको थोड़ा बहुत सबका आइडिया रहना ही चाहिए है। फिर आता है बीटी कॉटन इज ओनली जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया फ्रॉम 2002 में। तो से कब से आपके स्टार्ट है भाई, 2002 से आपके हमारे बीटी कॉटन की क्या कर रहे हो भाई, आप प्रोडक्शन कर रहे हो। सिर्फ एक ही हमारे ये जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप है जो आप अपने फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में उगा सकते हैं। आपके HT बीटी कॉटन को आपको इंडिया अलाउ नहीं करती है। फिर आता है हमारे बीटी कॉटन भी हमारे पहले तो अलाउड थे, पर 2010 के बाद क्या हो जाए, हमारा क्या होगा, तो बंद कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रही है भैया, आपके कैंसर कोजिंग एजेंट का काम कर रही है, क्योंकि बैक्टीरिया का वो भी कहीं ना कहीं आपके बॉडी में ग्रोथ होगा, कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचाएगा ना। तो इसको भी क्या कर दिया, बैन कर दिया गया, इसको अभी यूज़ नहीं होता। अभी सिर्फ किसका यूज़ हो रहा है, आपका बीटी कॉटन का यूज़ हो रहा है। अब इसको मेंटेन करने के लिए आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए ना, बिना उसके तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला हो जाएगा है, हमने जो पढ़ रहे हैं ऐसे तो होगा नहीं, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको मेंटेन करेगी। तो जेनेटिकल मॉडिफाई इसको जो आपने बनाया है, जो जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड, उस पर हमारे FAA-SSI हमारे क्या करती है, इस पे क्या करती है, इसका स्टोरेज करती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इसका मेंटेनेंस करती है, इसका सेल और इम्पोर्ट करती है। कौन करती है भाई, हमारे FAS फूड सेफ्टी अथॉरिटी है ना आपकी, वो करती है इसमें। इसका किसका भाई, जेनेटिकल मॉडिफाई। वैसे भी सारे आपके जो जितने भी फूड है उस पर कितना क्वालिटी है, कितना उसका एग मार्क देना है उस पर सब पे किस कौन हमारे साइन करता है भाई, उस पर कौन कौन कंट्रोल करता है, आपके FAA-SSI करती है ना। आप जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप के लिए देखते हैं भाई, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाई गई है, इसके अंडर में भाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आपके क्या बनाया गया भाई, हमारे एक कमेटी बनाई गई है, किसके लिए भाई, जेनेटिकल मॉडिफाई जो आप क्रॉप बनाएंगे उसका यूज़ करना है नहीं करना, कितना करना है, किस वाले एरिया में करना है, ये सारा डिसाइड आपकी ये कमेटी ही करेगी। GEAC वाली कमेटी है ना, ये सब डिसाइड करेगी। चलिए जी, थोड़ा सा हमारा कर लेते हैं, हाँ चैप्टर पूरा ही कर देते हैं। चलो, बायोटेक्नोलॉजी ने इंडिया में देखते हैं भाई, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो राजीव गांधी के टाइम में हमारे क्या हुआ था भाई, इंडिया में क्या हुआ था, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च हमारे होना स्टार्ट हो गया था। तो हमारे मार्कल मेचर ने इंडिया इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एडवांस बिगन 1986 में हमारे इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड स्टार्ट हुआ था। और इसके लिए हमारे एक सेपरेट बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, कब 1986 में ही हुआ था हमारे। 1986 में इसको क्या गया था, बनाया गया डिपार्टमेंट। इसके अंदर आया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसको क्या किया गया, हमारे एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, सेपरेट डिपार्टमेंट, किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। विजन क्या था भाई हमारे, सही क्यों कर रहे हैं भाई बायोटेक्नोलॉजी का, ताकि अच्छे हम क्या कर सकें, अच्छे प्रोडक्ट बना सकें हमारे, चाहे वो किसी फील्ड में हो, इंडस्ट्री फील्ड में हो, आपके हॉस्पिटल मेडिसिन फील्ड में हो, आपके चाहिए फूड इंडस्ट्री में हो, चाहिए हर फील्ड में आप क्या कर सके, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके ह्यूमन पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो अटेंडिंग ए न्यू हाइट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन रिसर्च shaping biotechnology into a premier precisions टूल फॉर फ्यूचर क्रिएशन ऑफ वेल्थ। सबसे ज़्यादा वेल्थ हो इंपॉर्टेंट है, फिर आपके हेल्थ इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इंश्योरिंग सोशल जस्टिस स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर्स, कि हमारे जो पुअर्स है उनको एक तो मिले। हमें ज़्यादातर तो जोर ग्रीन रिवोल्यूशन पे किस पे दिया गया था, हमारे फूड प्रोडक्शन पे दिया गया था ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है आपके, क्योंकि आपने ऐसी वैरायटी बनाई, वो वैरायटी आप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो बना पाएंगे ना। तो उससे क्या करके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर पाए, और आपके क्या हो पाए, उससे आपके इंडिया भुखमरी से थोड़ा ऊपर उठ पाया। ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या है भाई, हमारे किसके लिए ज़्यादा इस पे पूरे लोग हैं, उस पर ज़्यादा इस पे उसकी वेलफेयर पे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने खाने की ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पाते, और तो ज़रूरतें कहीं से पूरी करें पहले, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको मिनिमम कम से कम क्या दे सके, फूड तो दे सके। इसलिए हमारे इस फील्ड पे थोड़ा काम किया गया था, और अभी भी किया जा रहा है। ठीक है,
इसलिए यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था आपके। एग्रीकल्चर पे तो पड़ेगा क्योंकि आपने जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप बनाई है, तो उस पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके हेल्थ केयर से आप मेडिसिन बनाएंगे, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। आपके इंडस्ट्री में आप अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपकी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया या जीन्स बना रहे हैं जिससे आपका इन्वायरमेंट में जो जो वेस्ट मटेरियल या डिब्रीज है वो क्या करे, कहीं ना कहीं आपके डिकम्पोज होने लग जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को अच्छा इफेक्ट डालेंगे ना। तो इस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, हम इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं पे पड़ा, और जो आपके और तीसरा लास्ट फील्ड आपका ग्लोबल वार्मिंग वाला हो गया। कहीं ना कहीं आप टेम्परेचर को कम कर सके, पेड़ पौधों को अच्छे ज़्यादा वेराइटी बना सके, और डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो आपकी वेराइटी भी ज़्यादा रहेगी ना। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं आपके जो फूड चेन है, फूड वेब अच्छे से मेंटेन रहेगी, और आपका क्या है, आपका जो टेम्परेचर अर्थ का वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा। ठीक है। फिर नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2015 से 2020 का के बीच में थी। हमारे एम क्या था भाई, $10 100 बिलियन बायोटेक्नोलॉजी बायो इकोनॉमी बनाने थे हमें। कब भाई, 2025 तक हमें क्या हमारा है भाई, इसमें एम क्या है कि हमें $100 100 बिलियन बायो इकोनॉमी करवानी है भाई इंडिया को, कि हमें बायोटेक्नोलॉजी से इतना बेनिफिट मिल सके। कब तक भाई, हमारे 2025 तक। किस फील्ड में मिलेगा, इस जो सारे आपके फील्ड आपने देखे ना, एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेंगे, हेल्थ में यूज़ कर लेंगे, इंडस्ट्री में कर लेंगे, इन्वायरमेंट में कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे क्या पड़ेगा इफेक्ट भाई, हमारे हमारे जीडीपी पे भी इफेक्ट जीडीपी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमंस की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बायो इकोनॉमी इंक्रीज होगी हमारी। चलिए जी, बायो टेक्नोलॉजी क्या होती है हमारे भाई, देखते हैं। टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किसान प्रोग्राम में देखते हैं। मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी था, ये भी आपके टर्म है, ऐसा मत सोचना कि मैम ने इसे पढ़ दिया। बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे हम। पहले हमारे किसान के लिए देखते हैं भाई, ये सारे जो आप जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं भाई, किसान के लिए तो बना रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि उससे हमें रिटर्न चाहिए ना। हमें क्या चाहिए भाई, उससे हमें अच्छी क्वालिटी का जी फूड, हमें फसल अच्छी क्वालिटी का हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेन्स चाहिए ना। इसलिए हम क्या, सीरियल्स चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं किसान को बेनिफिट देंगे तभी हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अगर किसान को बेनिफिट नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट भी तो पूरी नहीं हो पाएगी ना। कोई भी इंडस्ट्री भी नहीं चल पाएगी नहीं, जब फूड इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज है, वो भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से अपना रॉ मटेरियल लाएंगे, एग्रीकल्चर फील्ड से, तो कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल लेके आते हैं ना। चलिए जी, हमारे फार्मर सेंट्रिक स्कीम बनाएगी भाई किसके द्वारा, डीबीटी मिनिस्ट्री है भाई आपके साइंस और टेक्नोलॉजी की, उसके द्वारा। क्योंकि फार्मर को ध्यान रखना जरूरी है, उनकी क्रॉप्स अगर वो अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे, हमारी यील्ड अच्छी होगी, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी, तो आपकी क्या होगा भाई, आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो पाएगी इकोनॉमिकली, किसकी भाई, इंडिया की। पैन इंडिया प्रोग्राम भी बनाया गया है, किस लिए भाई, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। किसके लिए कर सकते हैं भाई, जो फार्मर्स हो गए, और आपके जो किस में इम्प्रूवमेंट करना भाई, एम्पावरमेंट करना है किसका, वुमेन्स का। तो पैन इंडिया प्रोग्राम हमारे एम्पावरिंग वुमेन्स के लिए है, वुमेन्स को एम्पावरमेंट देना है। और हमारे जो थोड़ा बहुत इनोवेशन हो फार्मिंग में, जो इंसान पहले से ट्रेडिशनल जो फार्मिंग करते आ रहे हैं ना, उसमें थोड़ा चेंजमेंट मिले। ठीक है। फिर द एम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सिंपल सॉल्यूशन टू द फार्मर्स, कि हमारे जो फसल में क्या हो रहा है, जो नुकसान होता जा रहा है, यहाँ कैसे इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसकी सारी जानकारी अगर किसानों को मिलेगी तो वो क्या करेंगे भाई, अच्छे से आप फसल पे थोड़ा ध्यान दे पाएंगे, इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर पाएंगे, उसमें पानी दे पाएंगे, टेम्परेचर को रख पाएंगे, कौन सी क्रॉप उनको अपने फील्ड में लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, उसका अगर उन्हें अच्छे से पता रहेगा तो क्या होगा भाई, हमारे उससे हमारे कहीं ना कहीं किसान के लिए बेनिफिट होगा, और किसान के लिए बेनिफिट है तो फिर हमारे सबके लिए भी बेनिफिट होगा ही ना। अब हम देखते हैं बायो इकोनॉमी और बायोटेक्नोमी, दोनों टर्म देखते हैं, एक ही टर्म है दोनों। इकोनॉमिक वर्ड जहाँ आके वहाँ पे हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना है, और जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो इसलिए हमारे टर्म या हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या टर्म कहलाती है आपकी, बायो इकोनॉमी कहलाती है। तो ऑल इकोनॉमी एक्टिविटी ड्राइव फ्रॉम द साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्टिविटी फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो आपको इम्प्रूवमेंट करना है, जो आपने इम्प्रूवमेंट किया उसको अप्लाई करना है, उससे जो आपको बेनिफिट आएगा वही आपके किस में आता है, आपकी बायो इकोनॉमिक में आता है। क्लोजली ये किससे लिंक्ड है भाई, आपके इवोल्यूशन हो रहा है आपके जो बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में उससे लिंक्ड है कौन भाई, आपके बायो इकोनॉमी। इसमें कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। पहले आपके पास आपको पता ही नहीं था, हमें अगर आप पूछे आपने दादा दादी से कि हाँ जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप क्या, उन्हें नहीं पता। तो आपको तो इसलिए पता है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों को तो नहीं पता ना। तो इन चीज़ों को मैं, तो चेंजमेंट आ रहा है, अभी इस फील्ड पे ज़्यादा काम क्यों कर रहा है,
क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें मेन तो आपके भाई रिक्वायरमेंट है फूड की पूरी करना, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आजकल फूड इंडस्ट्री आपको भी पता है कितनी ग्रोथ में बढ़ रही है फूड इंडस्ट्री। मेनली तो किस में बढ़ रही है? फास्ट फूड में ज़्यादा बढ़ रही है, पर फिर भी बढ़ तो रही है ना हमारी फूड इंडस्ट्री। तो उसमें जो चेंजमेंट आ रहा है उसके बारे में अगर उसमें हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो सकता है, कितना हम इन्वेस्टमेंट, कितनी चीज़ें उसमें चेंजमेंट आ सकते हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे? बायो इकोनॉमी में पढ़ेंगे। मेजर इनिशिएटिव देखते हैं भाई नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर 4 मेजर मिशन लॉन्च किए गए हैं। किसके बेस पे भाई? हमारे हेल्थ केयर, सबसे जरूरी तो हेल्थ है आजकल। सबकी क्या रहती है भाई? बीमार ही रहती है, क्योंकि हमने इतने पेस्टिसाइड और हेर्बिसाइड का एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से हमारे सबसे ज़्यादा जो डिजीज हो रही है अभी, हमारे कैंसर इसका क्या हो रहा है? कॉज बन रहा है। तो हमें हेल्थ केयर पे ध्यान देना है। फिर हमने फूड और न्यूट्रिशन हमारे, ये भी कहीं ना कहीं हमारे, क्यों? क्योंकि फूड की वैल्यू भी, आपके फूड में न्यूट्रिशन की वैल्यू भी कम होती जा रही है, क्योंकि आप इतने कहीं ना कहीं आप क्या कर केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो रियल उसके फूड्स के जो हमारे वैल्यूएबल कंटेंट थे वो कम ही हो रहे हैं ना। तो उस पर ध्यान देना है। एक क्लीन एनर्जी पे ध्यान देना और एक एजुकेशन पे। तो 4 हमारे मेजर मिशन लाए गए हैं किसके थ्रू भाई? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के तहत हमारे। ठीक है, इसमें क्रिएट क्या करें भाई? डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया विद ग्लोबल पार्टनरशिप। कि इंडिया आसपास के पार्टनरशिप, हमारे जो अदर कंट्री है उसके साथ पार्टनरशिप करेगा, ताकि इन चारों फील्ड में क्या कर सके भाई? अच्छे से फोकस कर सके और अच्छे से हमारे इम्प्रूवमेंट कर सके हमारे इंडियन इकोनॉमी को। और इंश्योर स्ट्रेटेजी एंड फोकस इन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल बाय सेटिंग अप ए लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई? इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा किसमें भाई? आपके लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। तो आप किसमें, अगर एजुकेशन आई तो इसमें रिसर्च अच्छी होगी, रिसर्च अच्छी होगी तो आपके जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी, वो क्या हो जाएगी? पूरी हो पाएगी, तभी हो पाएगी ना। जब तक अब चीज़ों को पता ही नहीं रहेगा इसमें, अगर हमने पढ़ लिया इसके बाद अगर नहीं पढ़, इसमें एजुकेशन का कुछ रोल ही नहीं हुआ, तो इसमें चेंजमेंट तो आएगा ही नहीं। अगर चेंजमेंट नहीं आया तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, ये भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा ना। इसलिए इसमें क्या करना है? हमने अथॉरिटी बनाई गई है हमारे कि हाँ इसमें रिसर्च हो, इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो, तो हमारी ग्रोथ अच्छे से हो सके। इसलिए हमारे क्या बनाया गया? ब्राई बनाया गया, नहीं बायोटेक्नोलॉजिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जीईएसी बनाया गया, नहीं जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। दो हमारे ये इसके अंडर आ रहे हैं भाई, आपके बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन काउंसिलिंग के अंडर ये आ रहे हैं। तो इसमें क्या करें? ब्राई में क्या हो भाई? हमारी रेगुलेटरी बॉडी है टू रेगुलेट द यूज ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जो आपने जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म किया है, बनाए हैं, चाहे वो आप मॉस्किटो वाले बनाए हो, चाहे आपने प्लांट फील्ड में यानी एग्रीकल्चर फील्ड में बनाए हो, उनका यूज़ कैसे करना है, इसके लिए बिल पास किया गया था। कब? पार्लियामेंट में 2013 में पास किया गया था। और इसका भाई, और इंडिया ने साथ में ब्राई ने किस पे साइन किया गया भाई? हमारे कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, जो किससे रिलेटेड भाई? आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको मेंटेन करना, आपके जो इकोलॉजी उसको मेंटेन करने के लिए हमारे एक प्रोटोकॉल लाया गया है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल। उस पर भी हमारे ब्राइन ने क्या किया भाई? हमारे उस पर भी साइन किया कि हाँ हम मेंटेन करेंगे, चाहे वो हम तो इंडिया लेवल पे कोशिश करेंगे कि हाँ वो जो बायोडाइवर्सिटी इंडिया की मेंटेन कर सके, और कहीं ना कहीं इसके बेस पे हमारे वर्ल्ड की भी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो सके। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई किसके लिए भी? इन्वायरमेंट। ये हमारे किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है हमारे। कार्टोजिना प्रोटोकॉल आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ऐसे हमारे देखते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाई गई हमारे किसके अंदर आती है? ये भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल भाई? एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द लार्ज स्केल यूज ऑफ एजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो नुकसान पहुंचाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना है। उनको किस यूज में करना है? ताकि उनसे बेनिफिट ले सके और वो नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो उसके लिए आपने रिकॉम्बिनेंट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एंगल्स। क्या करना है आपको? जो आपके हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको यूज़ करना है, ताकि आप उनका क्या कर सके भाई? उनका अपने लिए यूज़ कर सके, और उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो सके, और आपका इन्वायरमेंट सेफ रह सके, आप भी सेफ रह सके। आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल फॉर ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल। तो ब्राई तो आपके क्या करते हैं भाई? हमारे ब्राई तो आपके जो आपका एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड आपको जो इशू है उस पर हमारे क्या क्या ब्राई ने साइन किया गया है। और हमारे जो जितने भी आप जेनेटिकल जो आप क्रॉप लेके आएंगे या ऑर्गेनिज्म लेके आएंगे,
उन पे आगे आपको करना है कि हाँ उनको आप यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका कंट्रोल आपके हमारे कौन करेगा भाई, हमारे ये इंडस्ट्री हमारे मिनिस्ट्री तो ये करेगी। उसमें कमेटी कौन सी है भाई, उसमें चेंजमेंट के लिए आपके जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है भाई। अगर आपने जो भी जेनेटिकल मॉडिफाई आप क्रॉप लेके आए हैं, ऑर्गेनिज्म लेके आए हैं, उसको आपको लागू करना है नहीं करना, उसकी पूरी चर्चा कौन करेगी, आपकी ये कमेटी करेगी। इसके भाई हमारे जो आपकी जो एक कमेटी, इसके चेयर कौन होते हैं भाई, स्पेशल क्या होते हैं, सेक्रेटरी नहीं या एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ कहाँ को होता है भाई, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसी का हमारा क्या होगा सेक्रेटरी, इसका क्या होगा चेयरमैन होगा। और को चेयरमैन कौन होगा भाई, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से इसका क्या आएगा, चेयरमैन आएगा। चलिए ये तो हमारे अथॉरिटी के बारे में हो गया, किसके लिए भाई, हमने हमारी जो अथॉरिटी है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन कौन सी गवर्नमेंट इंडिया ने लगा रखी है कि हाँ कौन कौन से जो बायोटेक्नोलॉजी में आप बना रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, तो वो तो अथॉरिटीज़ हो गई। अब हम एक लास्ट टॉपिक बच गया आपका, ये हमारे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है भाई, आरडीएनए बोलते हैं जिसको। ये क्या भाई, हमारे जेनेटिकली इंजीनियर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे इसका यूज़ करके हम क्या करें, कोई भी हम आर्टिफिशियल डीएनए या नेचुरली जो आप में ना हो वो डीएनए क्या करेंगे, हम होस्ट में इंड्यूस करें। क्यों करेंगे, आपको क्या मिले, आपको जो जेनेटिकल करेक्टर आपको चाहिए ताकि वो ट्रांसफर हो सके किसमें, होस्ट में। होस्ट कौन हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, या आपके प्लांट हो सकते हैं, या अदर एनिमल स्पीसीज हो सकते हैं, जिससे आपको क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, उसमें थोड़ा वो चेंज करेंगे। वो चेंजमेंट कब करेंगे भाई, आप किसको, उसको कॉम्बिनेट करवा के हमारे डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एक्स्ट्रा डीएनए आप उसमें यूज़ करके। तो ये क्या है भाई, हमारे यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल डीएनए थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। किससे ले सकते हैं आप, बैक्टीरिया से ले सकते हैं। बैक्टीरिया से आप लेंगे, क्या करेंगे भाई, बैक्टीरिया के पास क्या होता है भाई, प्लाज्मिड होता है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या भाई, हमारे जो बैक्टीरिया होता है उसके पास हमारे क्या होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल तो होता है, उसके अलावा भी हमारे पास हमारे क्या होता है, हमारे पास बैक्टीरिया के पास एक सर्कुलर डीएनए और होता है, वो होता है प्लाज्मिड। तो ये किसका काम करता है भाई, ये वेक्टर का काम करता है। ये क्या काम करेगा, वेक्टर यानी कोई भी चीज़ को ले जाने का काम करेगा। अगर आपको कोई भी स्पीसी में चेंजमेंट करना है और आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं कि हाँ ये जीन मुझे डालना है, प्लांट में डालना है, एनिमल में डालना है, तो वो आप कैसे करें भाई, इस प्लाज्मिड में आप डालिए, इसको कट करना, कट किससे करेंगे, आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक सीजर होती है आपके, जिसको आप बायोलॉजिकल सीजर बोलेंगे। वैसे तो आप इसमें यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ होता है आपके, जैसे क्रिस्पर CS9 था ना आपके, वैसे हमारे मोलिकुलर सीजर कौन से है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो वो क्या करेगी, यहाँ से प्लाज्मिड को कट करेगी, जो आपने जो जीन आपका है डिजायरेबल जीन वो आप इसमें डालेंगे, फिर इसको ये लेके जाए किस में, जो आपको प्लांट में डालना है, एनिमल में, वहाँ पे आप उसमें डालिए, तो वहाँ उसके डीएनए से इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करेगा भाई, अपने आप को कॉपी करेगा और आप जो आपको डिजायरेबल करेक्टर चाहिए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, RNA टेक्नोलॉजी में स्टेप्स क्या है, पहले तो आपको क्या चाहिए भाई, डीएनए आपको आइसोलेट करना कि कौन सा आपको डालना है, कि हाइट वाला डालना है आपको है, प्लांट्स में आपको बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डालना है, माइक्रोब से रेजिस्टेंस डालना है, कौन सा आपको डीएनए डालना है। फिर उसको क्या करें, टुकड़े करना है, फिर आपको उसके उसमें से क्या करना है, आपको फ्रेगमेंट आइसोलेट करने हैं कि हाँ कौन सा फ्रेगमेंट सही रहेगा। जो पतले होते हैं हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, उन टुकड़ों को जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। तो उस डीएनए आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, उसमें आप किस में डालेंगे, जो फ्रेगमेंट है उसको किसके थ्रू किस में जोड़ देंगे, आपने वेक्टर जो प्लाज्मिड उसमें आप जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे भाई, आपके जो लाइगेज हमारे क्या होता है, लाइगेज एंजाइम होता है, उसके थ्रू तोड़ेंगे। जो आपने जो कट लगाया है यहाँ पे भी, जो आप जो डीएनए आपको चाहिए था उसमें कट लगाया, जो वेक्टर में आप जो कट लगा रहे हैं या जो होस्ट में आप कट लगाएंगे वो किसके थ्रू लगाते हैं, वो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोप्लाज्मिक है हमारा एंडोन्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या करें भाई, आपका डीएनए होता है ना, डीएनए में आप अंदर जो कट लगाएंगे वो किसके थ्रू लगाएंगे, जो सीजर आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो उसके थ्रू आपने कट लगाया, वेक्टर के साथ उसको ऐड किया, फिर उसको क्या कर देगा, होस्ट में आप ट्रांसफर कर देंगे। होस्ट क्या हो सकता है, कोई भी आपकी स्पीसीज हो सकती है, एनिमल, प्लांट या कोई भी अदर, जो इसमें आपको डालना है। और क्या करेंगे, फिर आप उसको जोड़ देंगे किससे, लाइगेज से आप जोड़ देंगे, फिर उसको कल्चरिंग करेंगे होस्ट सेल में, और फिर उसकी डिजायरेबल प्रोडक्ट आप उससे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें आता है भाई हमारे ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डिजायरेबल करेक्टर हम कोई भी स्पीसीज में इससे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होगी भाई हमारी इसकी, इससे हमारे जीन जो आपका डिफेक्ट है
वो जीन आपका सही करवा सकते हैं हम इससे। फिर हम यूज़ हो इन डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी जो एलिसा टेस्ट तो हमारे किस लिए यूज होता है, आपका एड्स है या नहीं उसका टेस्ट के लिए आपके एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट टेस्ट होता है हमारे, क्या नाम है इसका, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट हमारे क्या टेस्ट है ये, इसका यूज़ किया जाता है। एड्स के वायरस होता है जो HIV उसको डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट यूज़ किया जाता है। उसका पता लगाने के लिए आप RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन के लिए भी आप किसका यूज़ कर सकते हैं, या ट्रिप्सिन एंजाइम उसका प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन हो गया उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो आपको चीज़ चाहिए मेनली जिसके आपके कहीं ना कहीं आपकी डिजीज हो रही है, उससे आप क्या कर सकते हैं, RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लार्ज स्केल पे तो अभी तक इसका यूज़ नहीं हो रहा, पर कुछ स्केल पे जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन में इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो इसका यूज़ किया भी जा रहा है ताकि आपके क्या आपके हिसाब से डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स इसमें मिल सके। जी हमारे बायोटेक्नोलॉजी की सारी क्लासेस हो गई, तो आप क्या करें क्लासेस लीजिएगा। थैंक यू सो मच।